तो मेरे पापा की परियो और माँ के लाडलो कैसे हो? मुझे लगता है सही होगे, रजाई में पड़े होगे, चाय की चुस्की ले रहे होगे, है ना? हाथों को दिक्कत ना हो जाए इसलिए हाथ रजाई में डाल रखे होंगे, है ना? ठंड लग रही होगी बहुत ज़्यादा। मैं समझ सकता हूँ, ठंड बहुत ज़्यादा है ना? हाँ, तो अब ऐसा करो, जिस रजाई में पड़े हो ना, उसमें से हाथ को थोड़ा सा बाहर निकाल लो, है ना? और हाथ में कलम ले लो और कॉपी ले लो, है ना? मेरे साथ प्रैक्टिस करो। आज अगर प्रैक्टिस करोगे तो फाइनल टर्म के एग्जाम्स में आपकी जीत होगी। ठीक है भाई, क्या होगी? जीत। ठीक है, अगर जीतना है, पापा की बैट से बचना है, मम्मी की हवाई चप्पल से बचना है, तो आज मेरे साथ प्रैक्टिस करो। थोड़ी देर की प्रैक्टिस होगी, 10 से 15 मिनट मैक्स, है ना? उसके बाद आप फिर से रजाई में घुस जाना, कोई दिक्कत नहीं है। तो आज मैं आपके लिए 2 मार्क्स के 3 क्वेश्चन यहाँ करवाने वाला हूँ इस वीडियो में। ठीक है, बड़े आराम से समझेंगे, अच्छे क्वेश्चन है और इजीली मैं इनको समझा दूंगा, आपको कोई दिक्कत नहीं हो, आपके ये बड़े अच्छे से समझ में आ जाएंगे। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन आपका रिलेटेड है जियोग्राफी से। ठीक है, एग्रीकल्चर इज एन अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर एक्टिविटी इन इंडिया। जो एग्रीकल्चर है वो एक अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर एक्टिविटी है इंडिया के अंदर, ऐसा माना जाता है। क्या आपको लगता है ये सही है? तो यस, और नहीं है तो नो। अब उसके लिए आप यस और नो करके ही आगे नहीं बढ़ सकते, उसमें आपको रीजन भी देने होंगे। अगर यस बोला तो यस के लिए बताइए रीजन, और नो बोला तो नो के लिए बताइए। तो यहाँ पर ये लिखा है, डू यू एग्री विद दिस स्टेटमेंट? जस्टिफाई। अगर आप ये एग्री करते हैं तो इसको जस्टिफाई करिए कैसे। ओके, क्वेश्चन हमने समझ लिया, अब इसका आंसर समझते हैं। अब मुझे लगता है हाँ ऐसा है कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, ये मुझे लगता है। तो मैंने यहाँ लिख दिया यस। ठीक है, तो इसका आंसर मैंने दे दिया यस। एग्रीकल्चर सेक्टर इज एन अनऑर्गेनाइज सेक्टर इन इंडिया, या अनऑर्गेनाइज सेक्टर एक्टिविटी है एग्रीकल्चर। ठीक है, इतना पहले आप एक पैराग्राफ एक या दो लाइन की फॉर्म में इतना बना के लिखेंगे। ठीक है, फिर बताएंगे कैसे, बट हाउ, लेकिन है कैसे। इसमें मैं आपके सामने 4 पॉइंट रखूंगा, है ना? 4 पॉइंट के थ्रू आपको मैं समझाने की कोशिश करूंगा किस तरीके से। देखो, पहला आपको ध्यान रखना है कि इसमें क्या है, लो इनकम। मतलब जो भी पर्सन इसमें काम करता है, एग्रीकल्चर सेक्टर में जो भी पर्सन काम करता है, उसकी इनकम काफी कम रहती है कंपैरेटिवली अदर इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, आप कहीं एग्रीकल्चर के अलावा अगर आप किसी अदर सेक्टर में काम करने जाएंगे तो वहां पर कंपैरेटिवली एग्रीकल्चर सेक्टर के इनकम जो होंगी काफी अच्छी रहेंगी। ठीक है, तो पहला तो सबसे बड़ा इसमें लॉस है वो यही है, या डिसएडवांटेज इसका यही है कि इसमें इनकम काफी कम होती है। दूसरे पर आएंगे, नो जॉब सिक्योरिटी, मतलब जॉब की कोई सिक्योरिटी नहीं है यहाँ पर। ना ही आप ये कह सकते हैं कि इसमें जॉब जो होती है वो परमानेंट होती है ना। कुछ टाइम के लिए आपको काम मिलेगा, उसके बाद ऐसा जरूरी नहीं है कि आप कंटिन्यू करो, उसके बाद कहीं और मिलेगा, कहीं दूसरी जगह आपको जाकर ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, तो नो जॉब सिक्योरिटी, यहाँ कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं होती है। एग्रीकल्चर इज सीजनल इन नेचर, नो फिक्स्ड पेमेंट। ठीक है, तो एग्रीकल्चर जो एक तरह सीजनल होता है, जैसे मान लीजिए हम खेतों में आलू करते हैं तो आलू सर्दियों के टाइम पे होता है। ठीक है, उसके बाद क्या है, जब आलू हो जाएगा उसकी हार्वेस्टिंग कर ली जाएगी तो बहुत सारी लेबर चाहिए होगी, तो उस समय पर क्या होगा, बहुत सारी लेबर काम करेगी। ठीक है, उसको उनको लोग अपने यहाँ पर काम करवाएंगे और अपने मन मुताबिक पैसा दे देंगे। नो फिक्स्ड पे, मतलब कोई फिक्स पेमेंट नहीं होता। कोई 300 रुपए में भी काम कर रहा होगा, कहीं पर कोई 500 में कर रहा होगा, कोई 200 में ही काम कर रहा होगा, कोई 100 रुपए में भी काम कर रहा होगा। तो यहाँ कोई फिक्स पे नहीं होता और ये सीजनल होता है ना। आलू की लेबर यानी आलू के खेत पे काम करेगी, उसके बाद आलू का काम खत्म हो गया, फिर आप देखो भाई कहाँ जाना है, कहीं और जाके काम करो, कुछ भी करो, तो कोई फिक्स नहीं है। नो अदर बेनिफिट्स लाइक पेंशन, मेडिकल फैसिलिटी, पेड लीव एंड प्रोविडेंट फंड, मतलब इसमें इस तरह की कोई फैसिलिटी नहीं होती है जैसे कि अदर जॉब्स में होती है, जैसे पेंशन वगैरह। जैसे गवर्नमेंट जॉब कोई करता है तो पेंशन भी वहां बन जाती है रिटायर होने के बाद। ठीक है, मेडिकल फैसिलिटी आपको दे दी जाती है ना। आपको स्वास्थ्य संबंधी कोई परेशानी होती है तो वहाँ मेडिकल फैसिलिटीज मिलती है। पेड लीव्स होती हैं आपकी, जिसके लिए आपका पैसा नहीं कटेगा। ठीक है, प्रोविडेंट फंड यानी कि आपकी सैलरी में से कुछ पैसा कटता जाता है और लास्ट में जब आप रिटायर करते हैं तो आपको प्रोविडेंट फंड की फॉर्म में वो आप पैसा आपको दे दिया जाता है। तो इस तरह की कोई सुविधा एग्रीकल्चर सेक्टर में हमें देखने को नहीं मिलती है। ठीक है भाई, तो ये सारी चीजें हैं। एक आप ये भी बता सकते हैं कि सेफ एनवायरनमेंट नहीं होता है ना। एनवायरनमेंट मतलब सही चीजों का वहां पर ध्यान नहीं रखा जाता है, चाहे लेडीज हो चाहे आदमी हो, लेडीज के लिए ज्यादा दिक्कत होती है। ठीक है, तो उनके लिए कोई ऐसी सुविधा नहीं होती है। तो ये क्वेश्चन था कि एग्रीकल्चर एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर एक्टिविटी है इंडिया के अंदर, तो बताइए कैसे है। तो आपने यस किया तो यस के लिए आपको ये 4 पॉइंट देने होंगे। ठीक है, और आपका आंसर एकदम करेक्ट हो जाएगा, 2 मार्क्स आपके खाते में जुड़ जाएंगे, है ना, क्रेडिट हो जाएंगे। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, चलो अब इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है,
इनकम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ डेवलपमेंट एनालाइज। जो इनकम है वो डेवलपमेंट का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, यानी ज्यादा ही जरूरी तत्व, कोई ऐसी चीज जिसके बिना बाकी चीजें अधूरी हों। जैसे बोलते हैं ना कि ये चीज और डल जाती इसमें तो मजा ही आ जाता है ना, वो वाली चीज है। तो क्या ऐसा है कि इनकम जो है हमारी कंट्री का या हमारे डेवलपमेंट का इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है क्या? तो हम देखते हैं कि कैसे। अब इसमें कुछ की पॉइंट्स मैंने लिखे हैं, वो आप लोग ध्यान से समझिए, ठीक है मेरे भाइयों बहनों। अगर चंदू चाट वाला 10 के 12 गोलगप्पे दे तो क्या उसकी बिक्री बढ़ेगी नहीं? बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? तो इधर ध्यान दीजिए मेरे भाई बहनों, ये की पॉइंट है। की पॉइंट क्या है? इट टेल्स व्हाट एन एवरेज पर्सन इज लाइकली टू अर्न। अब जो इनकम है वो हमें क्या बताती है कि कोई जो पर्सन है, एवरेज पर्सन है, वो कितना पैसा कमाता है। जैसे कोई व्यक्ति पैसा कमा रहा है, ठीक है, तो इनकम से ही तो हम उसका पता लगा पाते हैं कि वो कितना पैसा कमा रहा है, ठीक है। और दूसरा ये भी पता कर पाते हैं कि उसका जीने का तरीका, उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या है, तो वो कौन बताता है? इनकम डिसाइड करती है, ठीक है। आपकी जेब में कितना पैसा है ना, आपकी जेब में कितना पैसा है वही डिसाइड करता है कि आप क्या करोगे, है ना। आप मार्केट में जाओगे और आपके सामने बड़ी बड़ी स्टॉल्स लगी हैं खाने की, है ना, और आपकी जेब में जितना पैसा होगा उसके अकॉर्डिंग आप स्टॉल चूज करेंगे कि आपको किस पे खाना है। या फिर आप किसी मॉल में गए तो आप अपनी जेब के अकॉर्डिंग ही तो सामान खरीदोगे ना। तो पहली बात क्या है कि एक तो ये एवरेज पर्सन जो भी होता है वो कितना कमाता है उसके बारे में डिसाइड करता है। दूसरा ये बताता है कि उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या है, ठीक है। तीसरा, प्रोस्पेरिटी ऑफ कंट्री नॉट डिपेंड ऑन नेशनल इनकम बट ऑल्सो ऑन नंबर ऑफ पीपल वुड शेयर इट। जो हमारी कंट्री की प्रोस्पेरिटी है, प्रोस्पेरिटी का मतलब क्या होता है? संपन्न होना, समृद्ध होना। क्या होना? समृद्ध। समृद्ध मतलब जिस व्यक्ति के पास सब कुछ है ना, और उसके पास किसी चीज की कमी नहीं है। तो हमारी कंट्री की संपन्नता या समृद्धता कैसे बढ़ती है? ये नेशनल इनकम पर डिपेंड नहीं करती, बल्कि डिपेंड इस बात पर करती है कि उसमें रहने वाले जो लोग हैं वो कितना पैसा कमाते हैं और उसको कितना शेयर करते हैं, ठीक है। तो जितना ज्यादा पैसा कमाएंगे उतना ही ज्यादा टैक्स जाएगा तो इकट्ठा होकर वो कंट्री की ग्रोथ में काम आएगा, ठीक है। इसीलिए कहा जाता है देयरफॉर मोर इनकम मींस मोर डेवलपमेंट। मतलब जितनी ज्यादा पैसा आप कमाओगे उतना ही ज्यादा डेवलपमेंट कर पाओगे, सिंपल सी बात है ना। अगर किसी व्यक्ति के पास कोई व्यक्ति पर मंथ 30,000 रुपए कमा रहा है तो 30,000 में कोई सिंपल सी बाइक चला रहा होगा, हीरो होंडा स्प्लेंडर कुछ ऐसा, ठीक है। कोई व्यक्ति 3 लाख पर मंथ का कमा रहा है तो भाई वो कोई BMW वगैरह लेके घूम रहा होगा, सिंपल सी बात है। तो जितना पैसा आपकी जेब में उतना ही अच्छा आप अपना डेवलपमेंट कर पाते हैं। तो जो इनकम है वो काफी अच्छा रोल प्ले करती है डेवलपमेंट करने में। ये क्वेश्चन है 2 मार्क्स का, ठीक है। आप इसको आराम से अब लिख पाएंगे मुझे लगता है। ये मैंने की पॉइंट आपको पकड़ा दिए हैं, आप इनको लेके चले जाना और एग्जाम में फटाफट सेंटेंस की फॉर्म में लिख देना, ठीक है भाई। अब अगले प्रश्न को देख लेते हैं क्या होने वाला है। तो मेरे गोलू मोलू से छोटू भाई बहनों, ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। मेरी बात को ध्यान से सुन लो, ध्यान से मतलब ध्यान से सुन लो, वरना यहीं से कान फेंक के मारूंगा एक, मर जाओगे वहीं पे, कंबल में मर जाओगे, कंबल में। सुबह पता चलेगा कंबल उठा के ये तो निकल लिया, राम नाम हो गई इसकी तो, ठीक है भाई, इसलिए ध्यान दो। अगला जो क्वेश्चन है, मनी इन योर पॉकेट कांट बाय ऑल गुड्स एंड सर्विसेज एनालाइज द स्टेटमेंट। मतलब कहने की कोशिश ये कर रहे हैं जो पैसा आपकी जेब में है ना, क्या वो आपके जीने के लिए जो भी जरूरी चीजें हैं क्या वो सारी चीजें खरीद सकता है? ऐसा है या नहीं? इस स्टेटमेंट को आपको एनालाइज करना है, मतलब सोच विचार करिए। सोचते हैं, ठीक है। चलिए सोच लिया आप लोगों ने, अब इसको लिखना शुरू करते हैं। की पॉइंट्स क्या रखे हैं मैंने इसमें, ये ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर मैं जितने भी क्वेश्चन करवा रहा हूँ ना, सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। पछताओगे, समझ रहे हो? ये वाले क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करे ना, पछताओगे, बता रहा हूँ। एग्जाम हॉल में बैठोगे, माथा पीटोगे, माथा क्या कर लिया मैंने, ठीक है। प्रैक्टिस कर लेता तो बढ़िया रहता, कोई नहीं, जिसको करनी है वो तो कर ही रहा होगा, वो तो मुझे ही पता है। कांट प्रॉमिस अ पॉल्यूशन फ्री एनवायरमेंट। पैसा मटेरियलिस्टिक थिंग्स खरीद सकता है बट पॉल्यूशन फ्री एनवायरमेंट आपको नहीं खरीद कर दे सकता, ठीक है भाई, पहली बात। दूसरा, कांट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम इन्फेक्टियस डिजीज अनलेस वी टेक प्रिवेंटिव मेजर्स। जब तक हम कोई
प्रिवेंटिव मेजर्स नहीं अपनाएं, प्रिवेंटिव मेजर्स से मतलब होता है बचाव के तरीके नहीं अपनाएं, तब तक पैसा आपको किसी भी इन्फेक्टियस डिजीज से नहीं बचा सकता। अब जैसे कोई बच्चा सोचे मेरे पास तो पैसे की कमी नहीं है, कोई इंसान सोचे मेरे पैसा ही पैसा है, अरे पैसा है, बहुत पैसा है, कोई दिक्कत नहीं, ये वो ठीक है, अपने आप होगा जो हो जाएगा। अबे पैसा क्या करेगा, करना तो आपको पड़ेगा ना। बिना आप पैसा खुद से कुछ नहीं कर सकता, तो पैसा क्या नहीं कर सकता, इन्फेक्टियस डिजीज से आपको बचा नहीं सकता। ठीक है, अगर आपको बाई चांस कुछ हो गया तो आप क्या है, हो जाएगा, ठीक है, निकल लोगे। जैसे कि कोरोना में देखने को मिला था, बहुत सारे ऐसे पैसे वाले लोग भी उसमें निकल लिए थे। ठीक है, तीसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट, कांट बाय व्हाट अ गुड फ्रेंड, एक अच्छा मित्र नहीं खरीद सकते, पैसे से नहीं खरीदा जा सकता। ये चीजें तो किससे होती है, व्यवहार से होती हैं। हैप्पीनेस, खुशी नहीं खरीद सकते आप, है ना, खुशी क्या है, वो नहीं, ये अलग खुशी है। क्या सोच में पड़ गए यार तुम भी। खुशी यानी कि जो आप खुश रहते हो, है ना, वो नहीं खरीद सकते। वो तो हम जो काम करते हैं, जो एक्शंस हमारे होते हैं, उससे ही हो सकता है। ठीक है, पैसे से नहीं हो सकता। पीस ऑफ माइंड यानी कि मन की शांति, दिमाग की शांति कहाँ से लाओगे, पैसा नहीं ला सकता। ऐसा तो है नहीं भैया ये 100 रुपए लेना और 2 किलो पीस ऑफ माइंड दो, ऐसा तो हो नहीं सकता। कि गए, अरे चाचा, अरे चाचा सुनियो चाचा, 2 किलो पीस ऑफ माइंड दियो, नहीं हो सकता। 5 किलो हैप्पीनेस दे देना, नहीं हो सकता। क्या ऐसा होता है, नहीं होता। तो ये क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है बच्चों को समझाने के लिए कि पैसा बहुत कुछ है लेकिन सब कुछ नहीं है। ठीक है, पैसे से बहुत सारी चीजें की जा सकती हैं लेकिन सारी चीजें नहीं की जा सकती। ठीक है, अब जैसे कोरोना में बहुत सारे लोग निकल लिए थे, ठीक है, तो क्या ऐसा था कि हर किसी के पास पैसा नहीं होगा, ऐसा तो नहीं था। लेकिन फिर भी उसके बावजूद बहुत सारे लोग कोरोना में हाथ धो बैठे अपने आप से। ठीक है भाई, तो पैसा सब कुछ नहीं है। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन आपने समझ लिया, 2 मार्क्स का क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। ठीक है, बहुत हो गया, साथ साथ चाय की चुस्की लेते जाओ, मजे लेते जाओ। मैं अच्छे से समझा रहा हूँ, शायद मुझे ऐसा लगता है समझा रहा हूँ। ठीक है, कोई नहीं, आगे समझते हैं। एग्जामिन व्हाई वुलन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज आर कंसंट्रेटेड इन सब ट्रॉपिकल एरिया ऑफ इंडिया एंड नॉट इन साउथ। क्वेश्चन का मीनिंग क्या है वो समझ लीजिए कि इस बात का परीक्षण कीजिए, एग्जामिन कीजिए इस बात को कि जो वूलन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज है, यानी कि ये जो मैंने पहन रखा है वूलन कपड़ा जो मैंने पहन रखा है, इसकी जो इंडस्ट्रीज होती हैं वो सब ट्रॉपिकल एरिया, अब इसको सब ट्रॉपिकल को एक तरह से समझो नॉर्दर्न इंडिया। ठीक है, नॉर्दर्न इंडिया में ही ज्यादा कंसंट्रेटेड क्यों है, साउथ में क्यों नहीं है, मतलब इसका प्रोडक्शन नॉर्दर्न इंडिया में ज्यादा देखने को मिलता है बट साउथ में नहीं, इसकी इंडस्ट्री इधर ज्यादा है, ऐसा क्यों। तो उसके की पॉइंट्स मैंने यहाँ लिख दिए हैं, इनको ध्यान से समझ लो। ठीक है, यहाँ भेजे में सेट कर लो क्योंकि ये एग्जाम में आने वाला है। की पॉइंट क्या है, फर्स्ट है क्लाइमेटिक कंडीशन, क्योंकि जहाँ नॉर्दर्न इंडिया की जो क्लाइमेटिक कंडीशन है, सॉरी साउदर्न इंडिया की जो क्लाइमेटिक कंडीशन है वो फेवरेबल नहीं है, किस लिए, वूलन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के लिए, नॉट फेवरेबल फॉर वूलन वूल प्रोडक्शन। ओके, दूसरा लैक ऑफ रॉ मटेरियल, जो साउथ इंडिया है उसमें रॉ मटेरियल की कमी है। ठीक है, क्योंकि सीप रेयरिंग इज नॉट इन साउथ इंडिया, क्योंकि सीप रेयरिंग यानी कि जो बूल होती है आपकी, जो रुई होती है, वो किससे लेते हैं, हम सीप से लेते हैं। ठीक है, और जो सीप को जो पाला जाता है वो ठंडे इलाकों में पाला जाता है, जैसे आपका हिमाचल हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, मतलब जो भी ठंडे इलाके आप देखते हैं इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा। ठीक है, तो वहां आपको ज्यादा देखने को मिलेगा, साउथ में इतना नहीं है, तो वहां पर क्या है, लैक ऑफ रॉ मटेरियल हो जाता है, कमी हो जाती है रॉ मटेरियल की। ठीक है, तीसरा डिमांड इज लो, डिमांड लो क्यों है साउथ इंडिया के अंदर, क्योंकि वहां का टेम्परेचर ही हॉट या ह्यूमिड टेम्परेचर रहता है। ठीक है, जैसे हमारे नॉर्थ इंडिया में क्या है, जैसे मैं यूपी का पर्सन हूँ, है ना, तो मैं नॉर्थ इंडिया में आता हूँ, तो इधर क्या है, एकदम से एक्सट्रीम ठंड पड़ेगी, फिर एक्सट्रीम गर्मी पड़ने लगेगी, और मिडिल टेम्परेचर भी हमें देखने को मिलता है, मतलब टेम्परेचर बढ़ता कम होता रहता है। बट साउथ इंडिया में क्या है, वहां पर एक तरह का टेम्परेचर आपको देखने को मिलेगा, है ना, मिड टेम्परेचर, जैसे कि हम अप्रैल मई में जो टेम्परेचर फील करते हैं अप्रैल के टाइम पर, वैसा टेम्परेचर वहाँ थ्रू आउट द ईयर बना रहता है, तो वहाँ जरूरत ही नहीं है वूलन पहनने की, तो जरूरत नहीं है, तो फिर उधर इंडस्ट्री सेटअप करने का कोई मतलब भी नहीं बनता है। भाई इंडस्ट्री तो वहीं सेट की जाएगी जहाँ पर रॉ मटेरियल मिले भरपूर मात्रा में, क्लाइमेटिक कंडीशन अच्छी हो, ठीक है, डिमांड भी बहुत ज्यादा हो, तभी तो बिक्री होगी ना, पैसा बनेगा, पैसा जेब में आएगा तो क्या होगा, अपना डेवलपमेंट कर पाएंगे।
फिर फोर्थ नंबर पे क्या है कि ऊपर की जो भी हमने बातें पढ़ी हैं वो सारी बातें हमें कहाँ पर देखने को मिलती है, नॉर्थ इंडिया में देखने को मिलती हैं। ये आप फोर्थ पॉइंट लिख देंगे कि सारी रिक्वायरमेंट हमें कहाँ पर मिल जाती है, नॉर्थ इंडिया या सब ट्रॉपिकल रीजन में देखने को मिल जाती हैं, जिस वजह से जो इंडस्ट्रीज है, वूलन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, वो वहां पर सबसे ज्यादा कंसंट्रेटेड होती है। ये लिखना है इसको इस क्वेश्चन में आपको, ठीक है भाई। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। इससे आपको समझ में आएगा वूलन टेक्सटाइल इंडस्ट्री या फिर कोई भी इंडस्ट्री किसी एक पर्टिकुलर एरिया में कंसंट्रेटेड होने का क्या रीजन उसका होता है, ये आप समझ लीजिए। बाकी अदर कोई इंडस्ट्रीज भी होंगी तो उसका भी यही रीजन रहता है, मतलब कहीं ना कहीं क्लाइमेटिक कंडीशन होनी चाहिए फेवरेबल, लैक ऑफ रॉ मटेरियल नहीं होना चाहिए, मतलब मटेरियल जो है भरपूर मात्रा में होना चाहिए, डिमांड हाई होनी चाहिए, तो उसी के हिसाब से इंडस्ट्री सेट करी जाती है। तो ये तीन या 4 क्वेश्चन है शायद आपको अभी तक करवा दिए हैं। इनको ध्यान से आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा और प्रैक्टिस कर लीजिएगा, प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड वे में इनको देख लीजिएगा। मित्रों, आप मुझे लाइक कमेंट शेयर दें और मैं आपको बदले में कंटेंट दूंगा, अच्छा अच्छा कंटेंट दूंगा, ठीक है मित्रों। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।